आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से 26 साल पहले ठंड की वो कड़कड़ाती रात मुझे आज भी अच्छे से याद है और शायद मैं अपने जीते जी उस रात को कभी नहीं भूल सकता। आज भी उस ठंड की काली रात को याद करके मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। आज से 26 साल पहले मेरी उम्र महज 18 वर्ष की थी और इन दिनों मैं अपने गांव में रहा करता था। उस समय हमारा गांव चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था, जिस कारण दिन के वक्त हमारे गांव में जितनी हरियाली हुआ करती थी, रात के वक्त उतना ही ज्यादा अंधेरा। गांव में उस वक्त काफी कम घर होने के कारण अंधेरा होते ही गांव के सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, जिस कारण अंधेरा होते ही हमारा गांव एकदम वीरान हो जाता था। खैर, मुझे अच्छे से याद है, उस शाम मुझे और मेरे एक दोस्त राजीव को दूसरे गांव शादी में जाना था। तो मैं दोपहर को चलकर राजीव के घर गया और राजीव से कहा, भाई आज शाम को उधमपुर गांव शादी में चलेगा ना? इस पर राजीव ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। जिसके बाद हमने तय किया कि हम शाम के 5 बजे यहाँ से उधमपुर गांव जाने के लिए निकलेंगे। सारी बातें तय करने के बाद मैं अपने घर आ गया और कुछ देर आराम करके शादी में जाने के लिए तैयार होने लगा। जिसके बाद तैयार होकर मैं ठीक शाम के 5 बजे साइकिल लेकर राजीव के घर पहुंचा। तो राजीव भी तैयार होकर मेरा ही इंतजार कर रहा था। फिर हम दोनों साइकिल से उधमपुर गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। ठंड का मौसम होने के कारण शाम के 5 बजे ही अंधेरे ने धीरे धीरे अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया था। उधमपुर गांव हमारे गांव से करीब 7 किलोमीटर दूर था, तो हमें वहां पहुंचने में करीब 1.25 घंटे का वक्त लगेगा। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी साइकिल चला रहे राजीव ने कहा, यार अभी रास्ता इतना खाली खाली सा हो गया है, तो आते वक्त क्या होगा? इस पर मैंने कहा, क्यों, तुझे डर लग रहा है क्या? इस पर राजीव ने मेरी बात को टाल दिया। करीब 1.25 घंटा साइकिल चलाने के बाद ठीक शाम के 6:15 बजे हम उधमपुर गांव शादी में पहुंचे। आते वक्त सुनसान रास्ते को देखकर हमने तय कर लिया था कि हम जल्दी वहां से निकल जाएंगे, मगर वहां से निकलते निकलते हमें देर हो गई। शादी से बाहर निकलकर हमने जब वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। उस समय रात के 9 बजना यानी काफी रात। आते वक्त साइकिल राजीव चला रहा था, तो इस बार साइकिल मुझे चलाना पड़ेगा। जिसके बाद मैंने साइकिल का लॉक खोला और राजीव को बैठाकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब तक काफी रात हो गई थी, जिस कारण चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। वो भी इतना अंधेरा कि मुझे ठीक से रास्ता भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। गांव का कच्चा रास्ता होने के कारण रास्ते पर काफी गड्ढे थे और अंधेरे में उन गड्ढों को ना देख पाने के कारण मुझे साइकिल चलाने में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। इस पर मैंने राजीव से कहा, यार राजीव, काफी अंधेरा है तो साइकिल चलाने में काफी दिक्कत हो रही है यार। जिस पर राजीव ने कहा, अरे यार मैं तो भूल ही गया, मैं अपने साथ एक टॉर्च लेकर आया हूँ। राजीव की ये बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, अरे भाई, तू टॉर्च को बस सिर्फ दिखाने ही लाया क्या? इतना बोलकर मैंने राजीव के हाथों से टॉर्च लिया और टॉर्च जलाकर टॉर्च की रोशनी के सहारे उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। टॉर्च जलाते ही मुझे चारों तरफ फैले कोहरे का पता चला, क्योंकि कोहरा इतना फैला हुआ था कि दूर दूर तक मुझे कोहरे के अलावा पूरे रास्ते पर
और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। सन्नाटा तो पूरे रास्ते पर इस कदर छाया हुआ था कि जंगलों से आ रही जंगली जानवरों की आवाज़ें हमें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी राजीव ने कहा, पिंटू थोड़ा साइकिल रोक ना, मुझे हल्का होना है। राजीव की इस बात को सुनकर मैंने साइकिल को रास्ते के एक किनारे पर रोका तो मेरी साइकिल रोकते ही राजीव साइकिल से उतरकर पीछे झाड़ियों की तरफ हल्का होने चला गया। अब राजीव को गए हुए 2-3 मिनट हो गए थे मगर राजीव अभी तक नहीं आया। इस पर मैंने बिना उधर देखे ही राजीव से कहा, यार जल्दी कर, ठंड लग रही है मुझे। मगर मेरे इस बात का राजीव ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने अपनी निगाहें एक बार पीछे राजीव की तरफ घुमाई तो अपनी निगाहें पीछे घुमाते ही मैं एकदम से चौंक गया क्योंकि पीछे राजीव कहीं भी नहीं था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो वो वहीं पर था, तो फिर गया तो गया कहाँ। ये सोचते हुए मैं साइकिल से नीचे उतरा और राजीव को ढूंढने के लिए पीछे गया मगर राजीव मुझे कहीं पर भी नहीं दिख रहा था। अब मैं काफ़ी परेशान सा होने लगा था कि आखिर मेरा दोस्त राजीव गया तो गया कहाँ। राजीव को ढूंढते ढूंढते जब मेरी नज़र एक बार हमारी साइकिल की तरफ गई तो वहाँ का नज़ारा देखकर मैं एकदम से हैरान रह गया क्योंकि राजीव साइकिल के पास ही खड़ा था। लेकिन ये कैसे हो सकता है, ये तो मुमकिन ही नहीं था। अभी तो राजीव कहीं भी नहीं दिख रहा था तो अचानक कहाँ से आ गया। खैर जो भी हो, राजीव के आ जाने से मेरी परेशानी एकदम से कम हो गई और मैं चलकर अपनी साइकिल के पास पहुंचा और राजीव से कहा, क्या यार कहाँ चला गया था तू, चल जल्दी घर चलते हैं। इतना बोलकर मैंने वापस से साइकिल चलाना शुरू कर दिया। मगर साइकिल चलाकर कुछ दूर बढ़ते ही मैंने एक बात पर गौर किया कि अब मुझे साइकिल पर डबल लोड का वजन महसूस नहीं हो रहा। लेकिन अचानक मेरी साइकिल इतनी हल्की कैसे हो गई। अभी थोड़ी देर पहले तो साइकिल इतनी भारी थी कि मुझसे चलाया भी नहीं जा रहा था। खैर इस बात पर भी उतना ध्यान ना देकर मैं साइकिल काफ़ी तेज़ी से भगाने लगा। मगर मुझे कहाँ पता था कि मैं अब एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। काफ़ी रफ्तार से साइकिल भगाते वक्त मेरी नज़र एक बार ज़मीन की ओर गई तो वहाँ का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा सर घूमने लगा क्योंकि ज़मीन की ओर नज़र जाते ही मैंने देखा कि हमारी साइकिल चल नहीं बल्कि हवा में उड़ते हुए आगे बढ़ रही है। और तो और चांद की हल्की रोशनी में मेरी और साइकिल की परछाई तो बन रही है मगर राजीव की नहीं। ये देखकर मैं काफ़ी डर गया और अपनी नज़र एक बार पीछे बैठे राजीव की ओर घुमाई तो मैं हक्का बक्का रह गया क्योंकि राजीव साइकिल पर था ही नहीं। ये देखकर मैंने झट से साइकिल का ब्रेक दबाया जिससे मैं और मेरा साइकिल धड़ाम से ज़मीन पर जा गिरे। मैं इतनी ज़ोर से ज़मीन पर गिरा था कि मुझे काफ़ी तेज चोट लगी थी, लेकिन चोट के दर्द से ज़्यादा मुझे डर लग रहा था। अभी मैं ज़मीन पर पड़ा ही था कि तभी मेरे बगल के पेड़ से आवाज़ आई, आज तू नहीं बचेगा। उस भयानक सी आवाज़ को सुनकर मैंने जब उस पेड़ के ऊपर देखा तो मेरा पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा क्योंकि पेड़ के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था जिसका पूरा शरीर राजीव की तरह था और चेहरा किसी शैतान की तरह। ये देखकर मैं समझ गया कि राजीव को इसी भूत ने अपने वश में कर रखा है और इससे पहले कि वो भूत मुझे भी मार दे मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी
और भागता हुआ सीधे अपने गांव पहुंचा, जहां गांव वालों को पूरी बात बताने के बाद हम सभी गांव वाले मिलकर उसी जगह पर पहुंचे। तो वहां पहुंचकर हमने देखा कि राजीव उसी पेड़ के नीचे गिरा हुआ है। जिसके बाद हम राजीव को अपने साथ गांव ले आए और काफ़ी झाड़ फूक करवाने के बाद राजीव ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। मौसी के घर आए हुए आज हम दोनों भाइयों को करीब 4 दिन बीत चुके हैं। गर्मियों की छुट्टियां अभी भी बहुत बाकी है। हम तो ये पहले से ही तय करके आए थे कि 10-12 दिन आराम से मौसी के घर में रहेंगे, पर हमारी इस सोच पर पानी तब फिर गया जब एक दिन अचानक मौसी के घर पर हमारे घर से चिट्ठी आई। चिट्ठी पढ़कर हम काफ़ी परेशान हो गए, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि घर पर दादाजी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा था कि हमें लाने के लिए वो हमारे पास एक ठेला गाड़ी वाले को भेजने वाले हैं, जो कि दोपहर तक यहाँ यानी मौसी के घर पर पहुँच जाएगा। खबर सुनकर हम दोनों भाई काफ़ी परेशान हो गए, और क्योंकि बात काफ़ी गंभीर थी इसलिए मौसी जी ने भी हमें नहीं रोका। जिसके बाद हम दोनों भाई फटाफट अपना सामान समेटने लगे और दोपहर का खाना खाकर उस ठेले वाले के साथ अपने गांव की ओर निकल पड़े। ठेले वाला हमारे गांव का ही था। उसका नाम बिरजू था। हम लोग उसे बिरजू काका कहकर बुलाते थे। खैर, चूंकि मौसी के यहाँ से हमारा गांव काफ़ी दूर था, तो हो सकता है वहाँ पहुँचते पहुँचते हमें रात भी हो जाए। और क्योंकि उस ज़माने में ऑटो रिक्शा या कोई दूसरा साधन नहीं हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं दूर जाने के लिए इसी तरह से जाना पड़ता था। ठेला गाड़ी में बैठे बैठे दोपहर शाम में तब्दील हो चली थी, पर अभी भी हम हमारे गांव के आसपास भी नहीं थे। बिरजू काका भी अब ठेला चलाते चलाते काफ़ी थक चुके थे। ऊपर से इतनी तेज गर्मी, मुझे बिरजू काका पर दया आ गई, जिस वजह से मैंने उन्हें कुछ देर ठेला रोक कर आराम कर लेने के लिए कहा। लिहाजा उन्होंने ठेला गाड़ी को एक बड़े से पेड़ के पास रोका और आराम करने लगे। तब तक फिजा में अंधकार पसर चुका था। उन दिनों किसी भी तरह की बिजली की सुविधा भी नहीं हुआ करती थी। वो तो अच्छा हुआ कि बिरजू काका हमेशा अपने थैले में एक लालटेन रखते थे। लिहाजा उन्होंने लालटेन जलाकर ठेला गाड़ी के हैंडल पर बांध दिया और हम लोग वापस से अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। पहले के मुकाबले गर्मी से अब हम लोगों को काफ़ी राहत मिल रही थी, क्योंकि अब ना तो धूप हो रही थी और ना ही गर्म हवाएं चल रही थी, बल्कि मौसम अब काफ़ी ठंडा हो चुका था। मगर अंधेरा पूरे फिजा में फैला हुआ था। दूर दूर तक हमारी लालटेन के अलावा रोशनी का और कोई जरिया नज़र नहीं आ रहा था। अभी हम लोग गांव के उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी बिरजू काका ने कहा, बेटा तुम लोग पैर ऊपर करके बैठो, रात का समय है, ऊपर से अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा है। बिरजू काका की बात सुनकर मैंने और मेरे छोटे भाई श्याम ने, हम दोनों ने अपने पैरों को ठेले के ऊपर चढ़ा लिया। कहीं ना कहीं उस अंधकार भरे माहौल में मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था। पता नहीं कब क्या हो जाए। इस प्रकार के हजारों ख्याल एक ही बार में दिमाग में घूमे जा रहे थे। पर चूंकि हमारे साथ बिरजू काका थे, तो कहीं ना कहीं हमारी हिम्मत बंधी हुई थी। मेरा छोटा भाई श्याम
बैठे बैठे ही झपकियां ले रहा था, मगर मुझे जरा भी नींद नहीं आ रही थी। मैं चुपचाप ठेले पर बस बैठा रहा और इधर उधर देखे जा रहा था। अभी हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी बिरजू काका ने हम दोनों से कहा, देखो, अब हम लोग जिस रास्ते पर जाने वाले हैं वो रास्ता उतना सही नहीं है। अगर पीछे से कोई आवाज़ दे या फिर किसी भी तरह की कोई आवाज़ आए तो तुम लोग गलती से भी पीछे मत देखना, समझ गए? इस पर मैंने बिरजू काका से कहा, पर काका ऐसा क्यों? पीछे क्या है? इस पर काका ने कहा, आज आसमान पर चांद नहीं है, मतलब आज अमावस है। इतना कहकर बिरजू काका एकदम से चुप हो गए और तेजी से ठेला गाड़ी आगे बढ़ाने लगे। हालांकि उस समय मैं छोटा जरूर था, पर अमावस की रात क्या होती है ये मैं बहुत ही अच्छे से जानता था। तो बिरजू काका की बात सुनकर मैं और भी ज्यादा घबराने लगा, मगर अब किया भी क्या जा सकता है। खैर हम लोग आगे बढ़ते रहे। अभी हम लोग जंगल से घिरे उस कच्चे रास्ते पर कुछ आगे बढ़े ही थे कि तभी अचानक हमें पीछे की तरफ से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई हमें बुला रहा हो। आवाज सुनकर अभी मेरा छोटा भाई श्याम पीछे पलटने जा ही रहा था कि तभी बिरजू काका सामने से बोल पड़े, पीछे मत मुड़ना, उस आवाज को नजरअंदाज करो। बिरजू काका की बात सुनकर श्याम पीछे मुड़ते मुड़ते रुक गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाजें हैं क्या और किसकी हैं और इस रास्ते पर आ कहां से रही है। पर मैं इतना जरूर समझ चुका था कि हो ना हो दाल में कुछ तो काला है, पर मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। हमारी ठेला गाड़ी उस रास्ते पर काफी आगे निकल आई थी, पर वो आवाजें थी जो हमारा पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। मैंने अपने कानों को अपने हाथों से बंद कर लिया था। कुछ देर बाद जब मेरे भाई ने मुझे कान से हाथ हटाने का इशारा किया तो मैंने अपने हाथों को अपने कानों पर से हटाया। वो अजीब तरह की आवाजें अब बंद हो चुकी थी। तभी बिरजू काका बोले, अभी खतरा टला नहीं है, चुपचाप बैठे रहो, पीछे मत देखना। बिरजू काका की बात सुनकर मैं काफी घबरा गया कि भला अब क्या होने वाला है। बिरजू काका काफी तेजी से ठेला गाड़ी भगाए जा रहे थे। चलते चलते अब हमारी ठेला गाड़ी एक बांस से घिरे जंगल के रास्ते पर पहुंच चुकी थी। वो रास्ता उस पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा सुनसान और डरावना लग रहा था। पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ हमारे साथ कुछ तो गलत होने वाला है। मैं बस यही मना रहा था कि मैं जो सोच रहा हूँ वैसा ना हो और हम सही सलामत इस रास्ते से बाहर निकल जाएं। पर शायद हमारी किस्मत को ये मंजूर नहीं था। अभी हमारी ठेला गाड़ी चल ही रही थी कि तभी अचानक ठेले के हैंडल पर लटका लालटेन खुद ब खुद बुझ गया। मगर अजीब बात तो ये थी कि उस वक्त वहाँ हवा जरा भी नहीं चल रही थी। फिर अपने आप ही लालटेन बुझी कैसे ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। जिस पर मैंने बिरजू काका से कहा, काका, ठेला रोककर कहीं लालटेन जला लीजिए। तो इस पर बिरजू काका ने कहा, नहीं, यहाँ ठेला रोकना ठीक नहीं रहेगा। बिरजू काका की बात और उनके ये बोलने का तरीका साफ तौर पर बता रहा था कि हम अभी भी मुसीबत से नहीं निकले हैं। बांस जंगल से घिरे उस रास्ते पर ठेला गाड़ी तेजी से अभी चल ही रही थी कि तभी अचानक ठेला गाड़ी की रफ्तार खुद ब खुद कम होने लगी, जबकि बिरजू काका उसी तरह से पेंडल मारे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पीछे से ठेला गाड़ी को पकड़कर रखा हो। और क्योंकि मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों आगे देख रहे थे
तो हमें साफ तौर पर पता नहीं चल पा रहा था। धीरे धीरे ठेला गाड़ी पूरी तरह से रुक गई और तभी पीछे से एक आवाज आई, ऐसे बचकर नहीं जा सकते तुम लोग। आवाज सुनकर मैं भी पीछे पलटने जा ही रहा था कि तभी बिरजू काका अचानक जोर जोर से गायत्री मंत्र पढ़ने लगे और उनके ऐसा करते ही हमारी ठेला गाड़ी आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे ठेला गाड़ी की रफ्तार बढ़ती चली गई और हम लोग सीधे अपने घर जाकर ही रुके। बाद में बिरजू काका ने बताया कि वो रास्ता बहुत सालों से ऐसा है। लोगों का कहना है कि उस रास्ते पर जिन्नों का वास है। उस दिन तो हमें अपनी मजबूरी के चलते उस रास्ते पर जाना पड़ा, मगर उस दिन के बाद से हम लोग कभी भी उस रास्ते पर नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।